चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए लालू यादव को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लालू यादव को एक बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि लालू की तरह इस मामले में दूसरे दोषियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत न देने का कोई कारण नहीं है। सीबीआई ने भी लालू की जमानत का विरोध नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने का काम ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है। और आपको बता दें कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। लालू 2 महीने से रांची जेल में बंद हैं और पटना हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें खुशखबरी मिल गई। लालू यादव को जमानत मिलने से आरजेडी को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और इस वक्त आरजेडी को लालू यादव की सबसे ज्यादा जरूरत है। लालू यादव के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है, क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है। अब वो सांसद नहीं रहे और उनके सामने पार्टी को संभालने की भी बड़ी चुनौती है। हालांकि लालू देश की राजनीति के ऐसे नेता हैं जो हमेशा मुसीबतों को मात देते रहे हैं और हर बार लालू यादव ने ऐसे ही शानदार वापसी की है। और अब हम चलते हैं सीधे पटना। हमारे साथ जुड़ रही हैं लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी। राबड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके लिए बहुत शुभ दिन है, तो मैं आपको बधाई भी दे दूं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस खुशखबरी के बाद? पहले तो आपको भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं जी, मुबारकबाद देते हैं। जिस दिन लालू जी को सजा हुई थी, खुशी हुई है हम परिवार को पूरा जी। जिस दिन लालू जी को सजा हुई थी, मुझे याद है उस दिन भी हमने आपसे बात की थी। उस दिन आप बहुत परेशान थी, आपकी आंखें भरी हुई थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन में और आज में कितना फर्क लग रहा है आपको? जी जी, कोई भी महिला हो उसका पति जेल जाता हो तो दुख तो जरूर होगा। हमको भी दुख हुआ, बाकी अब वो दुख नहीं है। अब पूरा हम लोग जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है हम लोग को। अब पार्टी हमारा मजबूती के साथ है, मजबूत हुआ है लालू यादव के जेल जाने से। अब पूरे बिहार के समाज के सभी लोग एकजुटता दिखाने का काम किया है, राष्ट्रीय जनता दल को साथ रहने का काम किया है और बेल मिला, खुशी है पूरे बिहार में, पूरे देश भर में। जी राबड़ी जी, लोग ये कह रहे थे कि आरजेडी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसे में लालू यादव का बाहर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगले साल कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, अब लालू यादव जब बाहर आएंगे, कितनी मदद मिलेगी आपको और आरजेडी पार्टी को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए? देखिए, लालू यादव जेल में थे, फिर भी हम लोग का मजबूती के साथ हम उभरे हैं। अब बिहार के जनता के साथ हम लोग जा रहे हैं। अब पूरे बिहार का जनता हम लोग के साथ है, तो इसीलिए लालू यादव निकलेंगे बाहर, आ रहे हैं तो और मजबूती के साथ पूरे बिहार के जनता साथ हमारा है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। राबड़ी जी, लेकिन एक इसमें गड़बड़ ये रही कि लालू जी की जो संसद की सदस्यता है वो चली गई। जी जी, मालूम है कि सदस्यता खत्म हो गई। कानून बनता है तो सबके लिए कानून बनता है, ना कि लालू यादव के लिए कानून बना है। सबके लिए कानून एक बराबर होता है जी। आपकी बगल और में मजबूती के साथ हम लोग उभरेंगे जी। लालू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी पार्टी को तो लड़ाएंगे और जिस पार्टी से समर्थन होगा उसको तो जिताने का काम करेंगे पूरे देश भर में घूम के। लालू जी के पहचान है, पूरा देश विदेश पहचान है लालू जी का। राबड़ी जी, एक और खास बात जो सुनने में आ रही थी, देखने में आ रही थी, वो ये थी कि आपकी कांग्रेस के साथ जो आपका गठबंधन था, आप केंद्र में भी कांग्रेस को समर्थन देते रहे हैं,
लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी आपके साथ आएगी या नहीं, इस बात को लेकर अभी संशय बना हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बिहार में शायद ना हो। तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? और अगर आपने अकेले लड़ा तो नुकसान किसका होगा? आपका ज्यादा नुकसान होगा या कांग्रेसियों का ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, हम लोग लालू जी शुरू गए जेल में, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं, हमारा पार्टी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं कि जितने सेकुलर पार्टी है, सामाजिक न्याय के पार्टी है, हम लोग एक मंच पर आवे, एक मंच से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन होगा और जरूर होगा। हमको पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल के कांग्रेस का गठबंधन जरूर होगा जी। हम लोग मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा था कि जब ये अध्यादेश आया था, जी आप कहिए। जी जो राहुल गांधी जो आप बता रहे हैं कि कागज फाड़ने के काम किए, तो नहीं, उनको हम गलती नहीं मानते हैं। कानून बना था सबके लिए, देश के लिए कानून बना था, ना कि लालू यादव के लिए कानून बना था। हम मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हम लोग को सुनने के मिला कि लालू जी के ये आदेश जो फाड़ने के काम जो किए थे राहुल गांधी, लालू जी के लिए बना था। नहीं, लालू जी के लिए नहीं बना था। हम कांग्रेस के दोषी नहीं मानते हैं। कानून संसद से कानून बनता है, विधानसभा से कानून बनता है, कानून सबके लिए एक बराबर होता है और सबके लिए कानून बनता है। राबड़ी जी, अभी आपने 4 जो राज्यों में चुनाव हुआ, बड़े राज्यों में, 5 राज्यों में हुआ था, मिजोरम में तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन 4 बड़े राज्यों में कांग्रेस हार गई और कांग्रेस की हालत काफी खराब है इस वक्त। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की हालत को देखते हुए आपके लिए कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन करना बिहार में फायदेमंद रहेगा? क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त बहुत ही ऐसी हालत में कांग्रेस नहीं है कि आपको कुछ भी वो दे सके। देखिए, समस्या रहता है, हर राज्य के अलग अलग समस्या रहता है। महंगाई है, बिजली पानी, केस मुकदमा, लोगों को गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों को भूख से लोग मर रहे हैं। बहुत तरह का क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल में लोग के बहुत समस्या रहता है। समस्या के हालात देखकर जो भी चुनाव कांग्रेस हारा है, समस्या के लेकर हारा है, महंगाई के लेकर हारा है, ना कि लोग हराने का काम किया है। समस्या तो हार जीत के तक काम लगला ही रहता है जी। राबड़ी जी, उसके हम लोग नहीं मानते हैं कि कांग्रेस के लोग नकार दिया। पूरे देश भर में कांग्रेस है और रहेगा भी जी। तो आप मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, लेकिन आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं नीतीश कुमार, वो आजकल कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बात आपको चुभती नहीं है कि नीतीश कुमार और कांग्रेसी जो हैं वो एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और लालू यादव को उन्होंने बीच में से हटा दिया है फिलहाल? जी नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं कि करीबी हैं कांग्रेस के। अगर हवा बना है तो आपको मालूम, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि क्या कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार हैं कि नहीं है। वो तो पहले आप लोग के जानकारी होगा, उसके बाद हम लोग को जानकारी होगा। बाकी ऐसा तो कोई बात नहीं है। हवा तो बिहार में नहीं है, आरजेडी का हवा है। आपको ऐसा लगता है कि असल में, देखिए, आपके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ कि लालू जी को जेल जाना पड़ा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लालू जी जब जेल में गए उसके बाद से लालू जी के लिए जो सहानुभूति है लोगों के बीच में वो बढ़ गई है और असल में उससे आपको, आपकी पार्टी को और लालू जी को चुनाव में कम से कम फायदा होने वाला है? चुनाव में पूरा भरपूर फायदा मिलेगा, हमारा पार्टी जीतेगा और जौन पार्टी से हम लोग का समझौता होगा वो भी पार्टी जीतेगा। लोजपा कहता हम लोग के साथ है, ये है, समर्थन है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में 400 सीट हम लोग जीतेंगे। अगर राबड़ी जी ऐसी नौबत आई कि आपको कांग्रेस को और नीतीश कुमार को इकट्ठा होना पड़ा बीजेपी को रोकने के लिए, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? जी, हम लोग को बीजेपी के तो रोकना है, हम लोग के
उन्हीं से लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई हम लोग के है, ना कि नीतीश कुमार से लड़ाई है। तो आप नीतीश जदयू कुमार से का लड़ाई साथ भी नहीं दे है। सकते हैं। जदयू तो 5 नंबर पर चला गया है, जदयू नीतीश कुमार 5 नंबर पर चला गया है, और सीधा लड़ाई हम लोग के बीजेपी से रहेगा। जी राबड़ी जी, मुझे याद है जब जिस दिन छठ था तो छठ के दिन आपका घर बड़ा सूना था और आपको लालू जी की बड़ी याद आ रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने छठ मनाया भी नहीं ठीक से। तो आज ये कहना चाहिए कि असल में छठ जो है वो आज है आपके लिए। जी जी, छठ पूजा हम किए थे जी, कभी छोड़ते नहीं है छठ पूजा। हमारे यहाँ परंपरा है कि छठ करते रहिए। कोई भी संकट आवे घर पर तो हम लोग छठ करते हैं। छठ इसलिए करते हैं, सूर्य देव के हम लोग गोड़ लगते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, और सूर्य भगवान से हम लोग मनाते हैं कि सूर्य भगवान आप उजाला करिए। जो हम लोग जो संकट में हम लोग फंसते हैं उसको उजाला करने के काम करते हैं सूर्य देवता। तो राबड़ी जी, क्या खास तैयारी आपने करके रखी है लालू जी के स्वागत के लिए? उनकी कोई मनपसंद आपने मिठाई, कोई खाना, कोई खास तैयारी लालू जी जब घर लौटेंगे 2 महीने के बाद? एक पत्नी क्या तैयारी कर रही है लालू जी के लिए? लालू जी मिठाई नहीं खाते हैं। लालू जी मिठाई नहीं खाते हैं, गुड़ खाते हैं। गुड़ घर में रखा हुआ है, और जो मन पसंद आएगा, जो कहेंगे वो बना के हम लोग खिलाएंगे लालू जी को। जी, तो आज तो जो है आपकी सांसें फूल रही होंगी। जी हेलो जी राबड़ी जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी बगल में मैं देख पा रहा हूँ बड़ी सी लालटेन रखी हुई है, और आज उस लालटेन में थोड़ी रोशनी ज्यादा लग रही है मुझे। जी, रोशनी ज्यादा है। लंटेन हमारा चुनाव चिन्ह है, तो इसीलिए लंटेन को साथ हम बैठे हुए हैं रोशनी देके। जी, और लेकिन पूरे आज बिहार में रोशनी होगा लंटेन। आज थोड़ी ज्यादा रोशनी लग रही है इस लालटेन में। जी, आज खुशी का दिन है। जी राबड़ी जी, हमसे गरीबों के आवाज बाहर आ रहे हैं, तो खुशी के दिन है। पूरे बिहार में भी लहर है खुशी का, और लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अबीर होली लोग लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, दिवालिया लोग मना रहे हैं। खुशी है आज पूरे बिहार में। जी, तो राबड़ी जी, हमसे इसीलिए बात आज करने के लिए लंटेन हम भी जला दिए हैं। बहुत अच्छा है राबड़ी जी। आज तो आपके घर में ज्यादा उजाला होगा, बल्कि असल में दिवाली तो आपके लिए आज ही है। जी जी जी, दिवाली हम लोग नहीं मनाए, बाकी लालू जी जैसे आएंगे वैसे हम लोग दिवाली मनाएंगे। जी राबड़ी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपको एक बार फिर से बधाई लालू जी के घर वापस लौटने की। जी जी, और जब लालू जी आ जाएंगे तो फिर आपसे और लालू जी से एक साथ बात करेंगे। शुक्रिया, आपको भी बधाई हम देते हैं। जी, आपको भी बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो राबड़ी देवी लालू यादव की पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं लालू यादव का, और आज हमने कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक सवाल राबड़ी देवी से पूछे नहीं। एक पत्नी हमारे साथ थी, बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, और आपने ये भी देखा कि राबड़ी देवी का कोई खास गुस्सा कांग्रेस को लेकर नहीं है। वो अभी भी ये कह रही हैं कि मुश्किल दिनों में आरजेडी कांग्रेस का साथ देगी। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब कांग्रेस को देखना होगा, राहुल गांधी को देखना होगा कि अगले लोकसभा चुनाव में वो आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या नहीं। और दूसरा बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार। राबड़ी देवी से बात करके हमें ऐसा भी लगा कि राबड़ी देवी को नीतीश कुमार से कोई खास ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन वो मानती है कि उनकी असली लड़ाई जो है वो बीजेपी से होगी। और अब आपको राहुल गांधी की टेलीविजन वाली पॉलिटिकल क्लास में लेकर चलते हैं, जो शायद लोगों के लिए कम और कैमरे के लिए ज्यादा थी। यह राहुल गांधी की नई पावर पॉइंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहां वो टहलते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं। राहुल गांधी किसी प्रोफेसर की तरह टहल टहल कर अपनी बात रख रहे हैं, और उनकी क्लास में सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री मौजूद हैं। हमने देखा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, वीरप्पा मोइली और दूसरे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं,
बंद कमरों में बैठकों से निकलकर राजनीति में ऐसा संवाद एक नया आइडिया है, लेकिन अच्छा होता कि ये और पारदर्शी होता। राहुल गांधी की क्लास वाला ये वीडियो कांग्रेस काट छाट करके यानी एडिटिंग करके मीडिया के सामने लेकर आई है। अपनी इस क्लास में राहुल गांधी अपनी टीम को क्या समझा रहे हैं, 2014 को लेकर उनका विजन क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ये आप खुद सुनिए। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो वीडियो है ये कांग्रेस पार्टी ने खुद एडिट करके, खुद शूट करके हमें भेजा है। The Congress party has to completely transform itself. Completely transform itself, and it has to give voice to our biggest supporters. It cannot continue to operate the way it does. What does that mean? For me, it means developing leadership among these communities, promoting leadership among these communities, and making them run things. There's no other. Everything else, frankly, are excuses. And what I'm going to do, so you are seeing right now the first steps of that process. Everybody talks very, very big things. The basic problem in this country is 500 people run this country. 500 people run this country. That's it. And until we move from 500 people running this country to 10,000, 100,000, million people running this country, real change in this country is not going to come. This is something that I understand deeply. And if there's one thing I'm going to achieve in my political life, तो ये राहुल गांधी का एक नया प्रयोग था और इस पूरे कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद ये कोई टीवी शो है, टेलीविजन का कोई नया कार्यक्रम है। और हम लोग असल में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जब हम बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं, अपने दर्शकों को किसी खास मुद्दे पर बुलाते हैं और उसके बाद जो एंकर होता है, जो होस्ट होता है, वो इस तरह की बातें करता है और उसमें ज्यादातर वक्त यानी 90% जो बातचीत होती है वो जो प्रस्तुत करता है वो बात करता है। तो यहाँ पर ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी खुद प्रस्तुत करता है और एक टेलीविजन शो उन्होंने बनाने का प्रयास किया अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो पूरा आपने वीडियो देखा ये हमने शूट नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल एक टेलीविजन शो के अंदाज में ये पूरा सेटअप किया, उसके बाद इसे उन्होंने शूट किया अपने कैमरे से और उसके बाद उन्होंने इसकी एडिटिंग भी खुद करके इस वीडियो को हम तक भेजा है और वो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया है। मुंबई में करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदने का सीक्रेट फॉर्मूला सामने आया है और ये फॉर्मूला आम आदमी के पास नहीं है। ये फॉर्मूला कांग्रेस के चुनिंदा बड़े नेताओं के पास है। जो खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो ये बताती है कि पिछले 30 वर्षों में महाराष्ट्र के 4 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री, 1 मंत्री, 2 मौजूदा विधायक और 1 पूर्व विधायक ने कैसे मुंबई में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। आरटीआई की मदद से यह खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन के कम से कम 25 टुकड़ों की सेल लगा दी और इस सेल में कांग्रेस के नेताओं को 90% से भी ज्यादा छूट मिली यानी डिस्काउंट मिला। इनमें से 16 जमीनें स्कूल और कॉलेज बनाने के नाम पर दी गई। ये अपने आप में करोड़ों रुपए का घोटाला है। जी न्यूज ने आपको दिखाया था कि केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को किस तरह मुंबई में एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की इस अपार अनुकंपा से सिर्फ राजीव शुक्ला ही निहाल नहीं हुए, इस लिस्ट में और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र सरकार ने 2009 में सुशील कुमार संभाजी शिंदे प्रतिष्ठान के नाम पर करीब 4000 स्क्वायर मीटर जमीन सिर्फ 9 लाख रुपए में दे दी। मुंबई के बेहद पॉश इलाके बांद्रा में उस वक्त इस जमीन की असल कीमत 21 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 41 करोड़ हो गई है।
2 साल के भीतर ये ज़मीन पर काम पूरा हो जाना था। जिस स्कूल के लिए ज़मीन दी गई थी वो स्कूल बनकर तैयार हो जाना था। अब आप देख सकते हैं कि न केवल स्कूल बल्कि कॉलेज और कम्युनिटी हॉल भी यहाँ बनाया जाएगा। इस तरह का बोर्ड भी यहाँ पर प्रतिष्ठान की ओर से लगाया गया है, लेकिन काम के नाम पर कुछ भी नहीं। ये जो जगह थी, हम आपको बता दें कि 2009 में जब ये जगह राज्य सरकार ने सुशील कुमार शिंदे के संभाजी प्रतिष्ठान को दी थी, उसके पहले ये जगह ओपन स्पेस और स्टेडियम के लिए दी गई थी। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में हथियाने वाले रसूखदार नेताओं में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयंत पाटिल का नाम भी शामिल है, जिनके ट्रस्ट कसेगांव एजुकेशनल सोसाइटी को मई 2008 में 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन सिर्फ 22.5 लाख रुपए में दे दी गई, जबकि इसकी कीमत 52 करोड़ रुपए थी। उस समय वहां पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए ये जमीन ली गई थी, जहां पर आज इंटरनेशनल स्कूल है। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी राजनीतिक रसूख उतनी बड़ी जमीन। महाराष्ट्र के एक और पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के मराठवाड़ा मित्र मंडल को 1982 में 11,000 स्क्वायर मीटर जमीन हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए महज 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के दाम पर दे दी गई। फिलहाल इस जमीन की कीमत 112 करोड़ रुपए है। 30 साल गुजर गए, लेकिन इस जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। वैसे तो ये ज़मीन जो है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टाफ क्वार्टर के लिए रिजर्व थी, लेकिन यहाँ पर मराठवाड़ा मित्र मंडल को जब ये ज़मीन दी गई तो यहाँ पर हॉस्टल और कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात की गई थी, लेकिन 30 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम शुरू नहीं किया गया। एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन कौड़ियों के दाम अपने नाम करवाने वालों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख भी पीछे नहीं रहे हैं। उनके परिवार के मंजरा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर मुंबई के मलाड में मराठी स्कूल के लिए 15,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन आवंटित की गई। मौजूदा बाजार में इसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए तक है। कौन से लोग आते हैं, किस तरह से आते हैं, कैसी बड़ी गाड़ियां आती हैं, क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, कभी कदार आते हैं बड़ी गाड़ी से। बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इसके बाद ये पूछते हैं कि या कब निर्माण कार्य करेंगे, ऐसा भी कुछ बताते हैं? नहीं, ऐसा कुछ। कुल मिला के यही कहा जाए कि ट्रस्ट के नाम पर जिस तरह से जमीनों का आवंटन होता है और वहां निर्माण कार्य नहीं होता है, वो साफ दिखाता है कि आखिर अपने रसूख का इस्तेमाल राजनेता कैसे कर रहे हैं। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने तमाम बड़े बड़े नेता सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन पर सिर्फ स्कूल और कॉलेज क्यों खोलना चाहते हैं? क्यों हर नेता अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलना चाहता है? हालांकि राहुल गांधी ने अपने टीवी शो में कांग्रेस के नेताओं के सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और अब आपको दिखाते हैं 13 दिसंबर का फ्लैशबैक। आज ही के दिन संसद पर हमले की 12वीं बरसी है। आज ही के दिन सन 2001 में एक सफेद एम्बेसडर कार में आए 5 आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया था। जब यह हमला हुआ था तब जी न्यूज का कैमरा संसद में मौजूद था और जी न्यूज के कैमरे ने उन आतंकवादियों को देखा था। हमने आतंकवादी हमले को नाकाम करने की कोशिश में शहीद होते जवानों को भी देखा था। मैं और जी न्यूज का कैमरा उस दिन चली हर गोली के गवाह हैं। आज मैं आपको एक बार फिर अपनी नजरों से संसद पर हुए हमले का फ्लैशबैक दिखाना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे और इसके बाद इन्होंने यहां से इस तरह से ये गाड़ी वहां पर मुड़ी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 11 है, जहां से वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे जो गणमान्य लोग हैं वो वहां से संसद भवन में जाते हैं। जब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर गए तो उनको वहां पर रोका गया। 5 लोग थे गाड़ी के अंदर, जिसमें से उसके बाद वो ब्रेकअप हुए। 3 लोग पीछे उस तरफ चले गए और 2 लोग वो वहां से निकलकर इस तरफ भागे, जहां पर उसके बाद उन्हें दोबारा यहां रोकने की कोशिश की गई। ये जो आप देख रहे हैं गेट नंबर 1 के आसपास यहां पर एक एनकाउंटर हुआ, उनको रोकने की कोशिश की गई। और वहां गेट नंबर 1 पर जो है, जो अंदर जाने के लिए मेन गेट है,
वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। इस समय हम संसद भवन के अंदर हैं जहां पर पूरा ये गोलीबारी हुई थी और मेरे ठीक पीछे वो वहां पर गेट नंबर 1 है जो कि यहाँ का मुख्य द्वार माना जाता है। ज्यादातर सांसद इसी द्वार से अंदर जाते हैं और यहाँ से निकलते हैं और गोलीबारी ठीक इस द्वार के ठीक नीचे जो कैनोपी है वहां पर हुई थी। और जैसा आप देख सकते हैं वहां पर एक आतंकवादी जिसको कहा जा रहा है कि वो एक आत्मघाती आतंकवादी था, उसको यहाँ पर मार गिराया गया है। ठीक वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है जिसको अभी सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी देर के अंदर उठाने वाले हैं। जिस समय ये एनकाउंटर चल रहा था उस समय हमारी जी न्यूज़ की टीम भी ठीक इसी जगह पर मौजूद थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये एक खास जगह बनाई गई है जहां मीडिया के लोगों को जहां पर लोग खड़े होते हैं। सारे नेता यहीं पर आते हैं हमसे बातचीत करने के लिए और हर रोज की तरह हमारी कैमरा टीम आज भी यहाँ पर मौजूद थी और ठीक 15 मीटर की दूरी पर यहाँ से एनकाउंटर चल रहा था। जब आतंकवादियों ने देखा यहाँ पर, उन्होंने मीडिया के लोगों को देखा तो उन्होंने यहाँ भी गोली चलानी शुरू कर दी। हमारे कैमरामैन थे उस समय यहाँ पर सुरेंद्र मंडराल हमारे कैमरामैन थे, उसके अलावा उनके साथ उनके असिस्टेंट यहाँ पर थे शंकर मलिक। ये दोनों लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं शंकर मलिक के कपड़ों पर अभी भी खून के धब्बे नजर आ रहे हैं, वही इसी तरह के धब्बे सुरेंद्र के कपड़ों पर भी नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र से बात करते हैं। सुरेंद्र उस समय यहाँ पर मौजूद थे। सुरेंद्र, आप यहाँ पर थे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा, क्या हुआ था? सुधीर जी, वो गेट 1 से एक बत्ती लगाए हुए गाड़ी में आए, जहाँ गेट पे भी उनको रोकने की कोशिश की गई, वहाँ भी सिक्योरिटी पर्सन घायल हुए। उसके बाद वो जहाँ उपराष्ट्रपति सामने गेट नंबर 12 पे उतरते हैं वहाँ गाड़ी ले गए और वहाँ से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहाँ से चलते चलते वो गेट नंबर तो हमने आपको अपनी नजरों से ये दिखाने की कोशिश की, जी न्यूज के कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की कि उस दिन संसद भवन पर क्या हुआ था। और जब ये रिपोर्टिंग हो रही थी उस वक्त तक भी हमें ये नहीं पता था कि सारे आतंकवादी मारे जा चुके हैं या नहीं। आतंकवादियों की असल में संख्या थी कितनी, आतंकवादी 5 थे, 7 थे, 10 थे, इसके बारे में उस वक्त तक असमंजस बना हुआ था। और ये नहीं कहा जा सकता था कि सारे आतंकवादी अभी मारे गए या नहीं। ये भी हो सकता है कि कुछ आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हैं। अब आपको आज के दिन से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां देते हैं। 2001 में आज भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और आज भी इसे भारत के लोकतंत्र पर हुआ सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस हमले में 9 लोग शहीद हुए थे। और 2003 में आज के दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सद्दाम हुसैन पर मानव अधिकारों के हनन का मुकदमा चलाया गया और आखिर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात सोमवार रात 9 बजे होगी। तब तक आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना के साथ नमस्कार।